प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में कम हो चुकी है गाड़ियां और देशवासियों से अपील के बाद पीएम ने खुद ये अमल भी किया है। बड़ी खबर बता दें, गुजरात असम दौरे के दौरान गाड़ियों की संख्या कम की गई और काफिले में गाड़ियों की कमी के बावजूद सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। हालांकि 4 लेयर की रवि सुरक्षा होती है, जहां एसपीजी की जिम्मेदारी होती है और सिक्योरिटी के साथ साथ जिस तरीके से इंटेलिजेंस और टूर्स पे ध्यान दिया जाता है, उसमें यह साफ है कि गाड़ियों की बड़ी संख्या होती है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उसे अमल में लाते हुए उनके गाड़ियों के काफिले में कमी को लेकर ही इस वक्त ये पहली बड़ी खबर। और देखिए सुरभि, इसका प्रभाव भी पड़ा है। कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सरकारी और मंत्रियों के खासकर काफिले में कटौती कर दी है। आनंद पांडे गुवाहाटी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही विजय सरदाना अर्थशास्त्री भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आनंद के पास चलेंगे। आनंद, सबसे पहले तो ये बताइए, जो कार्यक्रम हुआ शपथ ग्रहण का और वहां पर प्रधानमंत्री के अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए, अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा का जो काफिला था उसमें कटौती की गई और यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि पहला कदम खुद प्रधानमंत्री उठाकर एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की थी कि आप गैर जरूरी जो विदेशी यात्राएं हैं उन पर रोक लगाइए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करिए, कार पूल करिए। तो प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ये लोगों को से अपील की बल्कि खुद उसको अमल में भी लाए। और प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में ये अपील की थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री के गुजरात के दौरे हुए, असम के दौरे हुए। उन असम दौरों में प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा काफिला है उसको लगभग 50% तक छोटा कर दिया गया, यानी कि जो उनके साथ जो गाड़ियां चलती हैं उसको 50% तक कम कर दिया गया ताकि ईंधन को बचे। हालांकि ये बात है कि प्रधानमंत्री देश में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं, तो ऐसे में जो ब्लू बुक होती है उसके अंदर जो सुरक्षा के जरूरी निर्देश होते हैं उसमें बिना किसी तरह के समझौता किए हुए, सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की कोताही किए हुए गाड़ियों के काफिले को कम किया गया। और ये हमको गुवाहाटी में भी कल नजर आया जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। उनका काफिला काफ़ी छोटा था, जो उनका अपना पर्सनल काफिला होता है प्रधानमंत्री के तौर पर। और इसके साथ साथ जब वो शपथ ग्रहण समारोह हो गया तो जितने भी मुख्यमंत्री थे, लगभग 20-22 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, उन सबको प्रधानमंत्री के हैदराबाद की उस स्पीच की कॉपी भी दी गई जिसमें उन्होंने अपील की थी और मुख्यमंत्रियों से पूछा प्रधानमंत्री ने कि आप इसको लेके आगे क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ जरूरी जो दिशा निर्देश होते हैं प्रधानमंत्री ने वो भी उनको दिया। और उसमें ये बात भी शामिल थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्यों में वर्क फ्रॉम होम करवाइए, साथ ही साथ कार पूल करवाइए, ईवी गाड़ियाँ जो होती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, और जो बैठकें, जो बड़ी बैठकें होती हैं उनको कोशिश किया जाए कि ऑनलाइन बैठकें हो। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ लोगों को निर्देश दिया, अपील की, बल्कि खुद उसको अमल में लाए हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बिना किसी तरह की कटौती किए हुए ये किया गया है। और कल का असर ये हुआ प्रधानमंत्री की इस बैठक का कि जैसे ही यहाँ से भजन लाल हो, मोहन यादव हो, ये मुख्यमंत्री अपने यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने न सिर्फ अपने काफिले को छोटा करवा दिया बल्कि जो जरूरी दिशा निर्देश होते हैं कि ईवी गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, ऑनलाइन बैठकों के लिए, उस पर भी उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी जब वो दिल्ली के बाहर जाते हैं तो अपने साथ एस्कॉर्ट कार्स जो होती हैं उनको लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि इससे ईंधन बचेगा। जी लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो बात आपने कही उसी के तहत अब प्रधानमंत्री के काफिले को लेकर ये पहली बड़ी खबर हमने बताई। लेकिन अब एक और सबसे बड़ी खबर है, और खबर है सोना चांदी खरीदना अब महंगा। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और इंपोर्ट ड्यूटी अब 6% से सीधे 15% कर दी गई है। हालांकि नई ड्यूटी दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। इसके लागू होने से क्या असर पड़ेगा, यही एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि खबर है कि सोना चांदी खरीदना अब और महंगा। तो अब खबर यह कि सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है और ये अब 6% से बढ़ाकर कर दी गई है 15%। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहकों पर तो बोझ बढ़ेगा ही। सवाल ये कि आखिर ये कीमतें क्यों बढ़ाई गई। आयात कम करने के लिए बढ़ाई गई हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की कोशिश है और रुपए को मजबूत करना कितना असर होगा, क्योंकि जहां सोना 6,000 से 7,000 रुपए महंगा हुआ प्रति 10 ग्राम। अब क्योंकि इस वक्त अर्थशास्त्री विजय सरदाना सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदाना सर, एक बात हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा और चांदी के लिहाज से सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इस फैसले का असर और इस फैसले की वजह समझाइए। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको हमें उसका आधार समझना बहुत जरूरी है। जी भारत एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। इस बात को समझना होगा।
इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में आते हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था में 60 से 70% का कंट्रीब्यूशन होता है। उदाहरण के लिए तेल करीब 85% हम आयात करते हैं, सोना करीब 90 से 95% आयात होता है, केमिकल्स करीब 60% से ऊपर आयात होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम आयात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम ज्यादातर आयात करते हैं, मोबाइल फोन जो भारत में असेंबल होते हैं उन सारे पार्ट्स हम आयात करते हैं, खाने का तेल हम आयात करते हैं, दालें हम आयात करते हैं, मसाले हम आयात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपको आयात करना होता है तो आपको चाहिए होते हैं डॉलर, और डॉलर की सप्लाई आती है एक्सपोर्ट से, और जो भारत के जो नागरिक विदेशों में रहते हैं वो जब वहां से पैसा अपने घरों में भेजते हैं तो वो डॉलर आपको मिलता है। इस समय जब से गल्फ वॉर शुरू हुआ है, ईरान वॉर शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में महंगाई है। इसका मतलब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्थिति जो है वो नाजुक है, आपके एक्सपोर्ट्स पे इसका असर हो रहा है, और जो भारतीय बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वहां पे महंगाई बढ़ने से वहां पे भी जो उनके पास पहले सरप्लस डॉलर थे जो वो भारत में अपने रिश्तेदारों को या परिवारों को भेजते थे, वो अब नहीं आ पाएंगे या कम मात्रा में आएंगे। ऐसी स्थिति में हमारा जो डॉलर की डिमांड है वो तो लगातार बनी हुई है, लेकिन सप्लाई में समस्याएं खड़ी हो रही। और अगर हमने इस चीजों को समझा नहीं तो जिस तरह से रुपया गिरा है, पिछले एक साल में 12% रुपया गिरा है, लगता है कि साल के आखिर तक अगर यही चलता रहा तो 100 पार कर जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा घातक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चौतरफा महंगाई हो जाएगी। हमारे को डॉलर के कारण, सप्लाई कम होने के कारण जब रुपया गिरेगा तो उतना ही सामान हमें ज्यादा रुपए देके खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब जो उपभोक्ता है या तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा या सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। सब्सिडी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, इसीलिए एकमात्र रास्ता बचता है कि या तो हम महंगाई बढ़ाएं या खपत कम करें। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो ये कहा है कि देखिए, अगर आप महंगाई बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो अपनी खपत कम करिए, ताकि हम कम डॉलर में जितनी जरूरत है उतना सामान खरीद सकें। और अगर हम यही करते रहे तो रुपया गिरता रहेगा और इसका असर महंगाई पे आएगा, और फिर उसका चौतरफा असर यानी कि सर व्यापार पे आएगा, रोजगार पे आएगा, हर चीज पे। रुपए पर पड़ रहे इंपैक्ट को, महंगाई के इंपैक्ट को कम करने के लिए ये कदम उठाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री लोगों से अपील भी कर रहे हैं। बहुत विस्तार से आपने समझाया कि इन सारी बातों का कनेक्शन किस तरीके से है। और देखिए, ग्लोबल टेंशन के बीच उदय कोटक ने किया है अलर्ट, अभी कुछ नहीं हुआ, असली खतरा अभी आएगा, उदय कोटक ने कहा। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने कहा, हालात बिगड़ने वाले हैं, तैयारी कर लेनी चाहिए। भारत पर यूएस ईरान युद्ध का असर अब दिखना शुरू होगा। हालात बिगड़ने वाले हैं, उदय कोटक को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि संकट आ सकता है। लेकिन क्या संकट आ सकता है, अब ये भी समझिए। तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, हालांकि ट्रांसपोर्ट और सामान की लागत भी बढ़ेगी, और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट भी जारी है। एक और बड़ी बात, डॉलर के मुकाबले रुपया न्यूनतम स्तर पर है। और रवि, इसी बात को जो आपने जिक्र भी किया कि लगातार गिरते रुपए के स्तर को देखते हुए इस तरह के फैसले अब जरूरी भी हैं। देखिए, कंपनियों को फंडिंग महंगी पड़ सकती है, असर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला असर तो यही है कि महंगाई बढ़ सकती है, होम लोन महंगे हो सकते हैं, आर्थिक ग्रोथ धीमी हो सकती है। तो ये सारे इंपैक्ट आने वाले दिनों में हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या अपील की और क्या कहा, क्या करें और क्या ना करें, देखिए क्या क्या कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग की बात कही गई है, साल भर तक जो है सोना न खरीदने की अपील की है। जो विदेश यात्राएं हैं उनको न करें, ये भी उन्होंने कहा है। विदेशी चीज़ों को न खरीदे, ये भी कहा है। कार पूलिंग पर उन्होंने जोर दिया है। इस तरीके से आप देखिए, कई तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है करने के लिए, चाहे उसमें वर्क फ्रॉम होम की बात हो, पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती की बात हो, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, साल भर तक सोने और के गहने न खरीदने की अपील हो, वर्चुअल मीटिंग्स, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने की अपील, मेट्रो का इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, साल भर तक विदेशी चीज़ों को न खरीदने की अपील, कार पूलिंग
खाने के तेल के उपयोग में 10% कटौती की अपील। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। अब सरदाना सर, अब आते हैं प्रधानमंत्री की इस अपील पर। अब जो प्रधानमंत्री ने अपील की है, चाहे वो सोने चांदी की खरीद को लेकर हो, पेट्रोल डीजल को लेकर हो, कारपूलिंग को लेकर हो, ऑफिसेज में जो प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस, उसको मिनिमाइज करने की अपील हो, इन सब का लाभ क्या होगा अगर वाकई में देश के लोग इसको फॉलो करते हैं और इसको एक लंबे समय तक अमल में लाते हैं? तो देखिए, भारत को ऑन एन एवरेज करीब 700 से 800 बिलियन डॉलर सालाना चाहिए होता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और इस समय आरबीआई के पास है करीब 650 से 700 बिलियन डॉलर के बीच में। आप ये कह सकते हैं करीब 10-11 महीने का हमारे पास अभी रिजर्व है फॉरेन करेंसी का। अब जिस तरह से तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े हैं, जो $60 का तेल था वो 120 पहुंच गया है। अब जहां पहले आप साल में 200-225 बिलियन डॉलर का तेल खरीदते थे, अब आपको उतना ही तेल खरीदने में आपको 400-450 बिलियन डॉलर देने पड़े। ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास 100-200 बिलियन डॉलर या ऑन एन एवरेज महीने में अगर मैं कहूं तो 12 से 15 बिलियन डॉलर एडिशनल आपको चाहिए सिर्फ तेल खरीदने के लिए। अब ये 15 से 20 बिलियन डॉलर आपको अलग से आएगा कहां से? क्या आप रातों रात एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे? जब पूरी दुनिया के अंदर मंदी है, आपका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? क्या आपकी सर्विसेज एक्स्ट्रा हो जाएंगी? क्या दुनिया में नए बैंक खुल रहे हैं, नई डिमांड आ रही है? ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपकी डिमांड अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो सप्लाई प्रॉब्लम है। सप्लाई में प्रॉब्लम है, ये सबको पता है। अब जब सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ती रहेगी तो महंगाई बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उनकी जितनी भी अपील है उसके पीछे एक ही आधार है कि जो जो चीजें विदेश से आ रही हैं, चाहे वो तेल है, सोना है, बाकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, विदेश यात्रा है, विदेश की पढ़ाई है, जहां जहां पे भी आपको विदेशी मुद्रा चाहिए, आप उसकी कटौती करिए, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी होने वाली है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर देश नहीं संभलेगा तो समस्याएं यही होंगी कि आपकी महंगाई तेजी से बढ़ेगी। हमने जो कमर्शियल गैस के सिलेंडर हैं, रातों रात हमने 48% की बढ़ोतरी देखी। हमने घरों की गैस में नहीं देखी या पेट्रोल डीजल में नहीं देखी, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी होगी, देश में हर चीज महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज को मूव करना होता है। खाने की चीजें हैं, दवाइयां हैं, ट्रेवल है, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, सब कुछ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सब महंगा होगा। तो जो भारत में ग्रोथ की बात होती है तो आपकी ग्रोथ घटेगी, आपकी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो रुकेगा, और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकेगा तो रोजगार के संसाधन रुकेंगे। ग्रोथ घटेगी बात कही है, तो ग्रोथ पर फोकस ना करते हुए स्टेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। सवाल इसको लेकर आगे भी आपसे करें, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर ही अमल करते हुए खबर बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल ने भी भरी गर्मी में अपने बंगले से हाईकोर्ट तक साइकिल चलाकर वो गए हैं, जो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि सामान्य तौर पर हाईकोर्ट के जस्टिस का काफिला जब भी निकलता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और काफिले में जज साहब की गाड़ी के साथ पायलट भी चलता है, लेकिन जस्टिस डीडी बंसल के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो साइकिल पर बंगले से निकले, हाईकोर्ट पहुंचे, उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी भी थे। तो ये वो तस्वीरें हैं रवि, जिससे साफ है, जिस तरीके का जिक्र शुरू में आनंद प्रकाश पांडे ने भी किया कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, प्रधानमंत्री ने अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर लिया है। और देखिए, देश के सभी दिग्गज जिस तरीके से इन तस्वीरों के साथ इस फैसले पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वो खास तस्वीर है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे हाईकोर्ट के जस्टिस का काफिला जब निकलता है तो तब ट्रैफिक को रोक दिया जाता था, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला होता था। लेकिन अब देखिए किस तरीके से सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा कर्मी भी बाइक पर हैं और साइकिल पर हैं, और खुद जस्टिस यहां पर कोर्ट जाते हुए साइकिल पर नजर आए हैं। तो इस तरह के संदेश देने का प्रयास भी चल रहा है। देखिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने गाड़ियों का काफिला छोड़ आम लोगों की तरह मेट्रो और ई रिक्शा में सफर किया। उनकी इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल की बात कही। आशीष सूद ने
NIA से कड़कड़डूमा तक मेट्रो से यात्रा की और फिर मेट्रो स्टेशन से सूरज मल विहार तक ई रिक्शा लिया, जहां उन्होंने जोन 1 और 2 के स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से बातचीत भी की। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज किया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा। तो पीएम की अपील क्या है रवि, आपने बताया, लेकिन इसी अपील का ग्राउंड पर क्या असर नजर आ रहा है? जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल दिखा देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक सीएम और मंत्रियों की फ्लीट की गाड़ियां भी घट चुकी हैं और मध्य प्रदेश में सीएम ने अपने फ्लीट की गाड़ियों को घटाने का फैसला ले लिया है। हालांकि काफिले में गाड़ियां जो होती हैं उसकी देखिए डिटेल सामने आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश तो गाड़ियों के काफिले में 50% की कटौती। मध्य प्रदेश में बात करें तो काफिले में 13 की जगह सिर्फ 8 ही गाड़ियां होंगी, यानी कि दोनों जगहों पर काफिला छोटा हो जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में सीएम के दौरे के समय वाहन रैलियों पर भी रोक का फैसला लिया जा चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम और साथ ही वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। लेकिन खबरें आगे दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी है रवि। दिल्ली में सीएम कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगी, महाराष्ट्र में मंत्रियों के विमान के इस्तेमाल पर सख्ती होगी, राजस्थान में सीएम भजन लाल ने अपने काफिले की गाड़ियां घटा दी हैं। तो अलग अलग राज्यों से इस तरह के निर्णय सामने आ रहे हैं। हालांकि मंत्रियों और विधायकों और ऑफिसर्स की गाड़ियां दिल्ली में भी घटेंगी, जबकि महाराष्ट्र में सीएम की मंजूरी के बिना विमान का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा और राजस्थान में मंत्री और विधायकों के काफिलों में भी गाड़ियां अब घटेंगी। दिल्ली में कारपूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर रहेगा, एक तस्वीर हमने आपको दिखाई ही। महाराष्ट्र की बात करें, ऑनलाइन बैठकों और ईवी के उपयोग पर जोर रहेगा। राजस्थान में ऑनलाइन बैठकों पर जोर रहेगा, यानी कि फिजिकली बैठकें कम हो जाएंगी। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं। आनंद, सरकार के इस फैसले के बाद आप जनता के बीच में भी गए। एक सवाल ये कि क्या ये जो इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, ये इलाज है या पेन किलर? क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं साफ तौर पर कि यहाँ कड़वी दवा देने की जो कोशिश की जा रही है, क्या ये एक इलाज की शुरुआत है? आने वाले वक्त में लोगों के बीच में लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना हो, इसलिए पहले ही इसकी शुरुआत। जी बिल्कुल, धीरे धीरे लोगों को तैयार किया जा रहा है कि अगर अभी जो संकट है, इससे अगर बड़ा संकट आता है, ज़्यादा दिक्कत होती है, तो लोग मेंटली भी तैयार रहें और उसके लिए ज़रूरी जो कदम होते हैं लोग उसकी तैयारी भी कर लें। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा तो न सिर्फ मंत्रियों ने, कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात का फैसला किया है कि उन्होंने भी, जिनको सुरक्षा ज़्यादा है, उन्होंने अपने काफिले में कटौती की है। मतलब यही है सिर्फ इतना कि अभी जो देश और दुनिया जो है संकट से जूझ रहा है, उसको कैसे हम कम से कम उसका असर भारत पे करें। ये जो संकट है कोई घरेलू संकट नहीं, भारत का संकट नहीं, न इसकी वजह घरेलू है, बल्कि ये जो फैसले तेल को लेकर भी पहले हालात में, पश्चिम एशिया के हालात में नजर आ रहे थे, तब भी सरकार ने ये कहा था कि हम लोगों पे बोझ देने की बजाय कंपनियों के कांटेक्ट में हैं। अब कंपनियां तो ये कह रही हैं कि हमें इलाज की बजाय आप पेन किलर क्यों दे रहे हैं इस तरीके के फैसले देते हुए, क्योंकि व्यापारियों को, और क्योंकि हम इकोनॉमिस्ट से भी इसी लिहाज से बात कर रहे थे, बहुत बड़ा असर हर सेक्टर पर अब इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सरकार की कोशिश ये है कि आम जनता जो है उसको कम से कम इसका इफेक्ट पड़े और यही वजह है कि अभी जो तेल कंपनी है जाहिर तौर पे वो घाटे में है, उनके काफ़ी हज़ार करोड़ का भी घाटा है, उनके ऊपर ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन फिलहाल सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनता को इससे भी बचा के रखा जाए और इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि आप, और मंत्रियों से अपील की जा रही है कि आप सरकारी गाड़ियों का कम से कम प्रयोग करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि तेल की खपत कम हो। इसके अलावा जरूरी जो विदेशी यात्राएँ हैं वही करें, जो गैर जरूरी है उसको आप छोड़ दें। मकसद यही है कि भविष्य में अगर इससे बड़ी चुनौती जो आती है उसको लिए लोग तैयार रहे और उसके असर को भी कम किया जा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले से कहते रहे कि ये भारत की कोई घरेलू वजहों से संकट नहीं है, ये वैश्विक संकट है और न सिर्फ भारत पे बल्कि पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ रहा है और हर देश अपने तरीके से इसका उपाय निकाल रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना में प्रधानमंत्री लोगों से अपील की थी, लोग आगे बढ़े, खुद आए थे और कोरोना के बिल्कुल वैसी ही अपील एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने लोगों से की है ताकि इस प्रभाव को कम से कम किया जा सके। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, अब जो एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये काफिले की तस्वीर है, बीजेपी नेता के काफिले की तस्वीर है। पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर हैं ये, और वो पद संभालने के लिए उज्जैन से भोपाल तक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में 1, 2, 3 100 नहीं, 1, 2, 3 100 नहीं, जी हाँ 500 गाड़ियां थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात देखी गई, नेताजी के काफिले की वजह से आम जनता को परेशानी भी हुई। हाईवे पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा, जगह जगह सौभाग्य सिंह ठाकुर के काफिले में स्वागत समारोह के कारण ट्रैफिक जाम देखने को मिला। ये देखिए तस्वीरें।
अब एक और तस्वीर मध्य प्रदेश से ही सामने आई है। यहाँ लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी नेता सत्येंद्र भूषण सिंह अपना पदभार ग्रहण करने के लिए ई रिक्शा से पहुंचे। ई रिक्शा में वो 3 नेताओं के साथ पहुंचे थे। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन सवालों में उनके पीछे का काफिला जरूर है। बड़ी संख्या में गाड़ियां। नेताजी से जब ये सवाल पूछा गया तो वो ई रिक्शा से आए हैं, लेकिन उनके पीछे 40 गाड़ियां चल रही हैं। इस पर उन्होंने क्या कहा कि ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। और एक तस्वीर उत्तराखंड से भी आई है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विवादों में आ गए हैं। पीएम मोदी के पेट्रोल बचाओ अभियान से प्रेरित होकर वो स्कूटी से दफ्तर गए थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिस स्कूटी से वो दफ्तर पहुंचे उसका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो चुका है। स्कूटी वाली तस्वीर वायरल हो रही है और उसके बाद वो ट्रोल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी अपील को सिर्फ स्टंट कहा जा रहा है, क्योंकि उनके पीछे उनका काफिला भी चल रहा था। सरदाना सर, कई तरह की खबरें हैं भाई। नेताओं की तरफ लोग देखते हैं, वो एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। कई लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया, कई लोग किस तरह से देख रहे हैं, काफिले लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो राजनीतिक दृष्टि से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि टाइमिंग को लेकर भी कहा जा रहा है कि यह समस्या नई नहीं थी, सरकार को दिख रहा था, एक्सपर्ट्स भी जान रहे थे कि यह समस्या आने वाली है। तो क्या ये फैसले, ये अपील बहुत देर से की गई है? क्या ये पहले नहीं हो सकता था? और अगर आने वाले समय में कुछ और कड़े कदम उठाए जाने हैं तो क्या वो अभी से 1-2 महीने पहले नहीं लिए जा सकते थे? देखिए, जहां तक बात है पहले लेने की, जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी, मैंने अपने चैनल, मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है विजय सरदाना इनसाइट, उसमें मैंने ये कहा था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि ये ईगो की लड़ाई है, सर्वाइवल की लड़ाई है। तो भारत के पास, हमें पहले दिन से पता है कि हमारी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट कितनी है और हमारे पास डॉलर की सप्लाई कम है। तो तुरंत उसी समय से इस पे कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चुनावी माहौल था तो शायद प्रधानमंत्री जी चुनाव के बीच में इस तरह की कोई बात करना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ आपने ये जो नेताओं का एग्जाम्पल दिखाया, मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक मानदंड इशू कर देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के पास, जो भी किसी भी लेवल का हो, 1 या मैक्सिमम 2 से ज्यादा गाड़ी वो लेके नहीं चलेगा। अगर कोई पॉलिटिशियन सिर्फ अपने ऑफिस में या दिखावे के लिए काफिला लेके चलता है तो उसको तुरंत उस पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपने ईगो के लिए देश की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसको इनडिसिप्लिन मान के भारत सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस इशू कर देना चाहिए कि चाहे आपके कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, अगर 2 गाड़ियों से ज्यादा आपके साथ कुछ दिखा, आपको तुरंत आपके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सरदाना सर, आप कह रहे हैं कि सख्ती के साथ इस नियम का पालन होना चाहिए और अगर कोई इसे लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन पीएम की ये अपील और सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसलों की वजह क्या है, मायने क्या है, वो आपने हमें समझाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरदाना जी आपका। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन। KGMU हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होगा। 4 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। आपको बता दें, लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में निधन की खबर। और आपको बता दें कि इसके पहले भी प्रतीक यादव बीमार पड़े थे और 30 अप्रैल को मेदांता में भर्ती हुए थे। मेदांता में अखिलेश और डिंपल उनसे मिलने भी गए थे। हालात ठीक होने पर, उनकी स्थिति ठीक होने पर उन्हें घर लाया गया था, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अचानक तबीयत फिर बहुत ज्यादा बिगड़ी और हॉस्पिटल लाते लाते उनका निधन हो गया। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि अपर्णा यादव अब दिल्ली से लखनऊ लौट रही हैं और निधन की जानकारी मिलते ही वो लखनऊ रवाना हुई हैं। बीती रात दिल्ली में अपर्णा यादव मौजूद थी, लेकिन आज सुबह, जैसा कि रवि ने बताया, कि जब प्रतीक की तबीयत अचानक बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका निधन हो चुका था। अब खबर आ रही है कि अपर्णा यादव भी जल्द लखनऊ पहुंच रही हैं। दिल्ली से लखनऊ के लिए वो रवाना हो चुकी हैं। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अभिजीत, शुरुआती खबरें जो आई कि काफ़ी लंबे समय तक उनका हॉस्पिटलाइज थे, वो इलाज भी हुआ, दिक्कत क्या थी और आज अचानक क्या स्थिति अचानक सुबह बिगड़ गई, कुछ बताया गया अभी डॉक्टर्स की तरफ से?
देखिए, बीते 30 अप्रैल को भी उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। इलाज के बाद जब स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उसके बाद उनको घर लेकर आया गया। लेकिन कल सुबह की बात अगर करें तो अर्ली मॉर्निंग उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और उसके बाद वो अपने, जैसे कि जानकारी सामने आ रही कि अपने किचन में वो पाए गए। उसके बाद वहाँ से उनको उठाकर अस्पताल लेकर जाया गया और वहाँ अस्पताल में जब लेकर गए तो डॉक्टर्स ने उनको डेड ऑन अराइवल घोषित किया, यानी कि उनकी मौत जो है वो हो चुकी थी। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। तो जो जहाँ तक इलाज की बात है, ऐसी जो हमारे सोर्सेज से जानकारी हमें आ रही है कि किडनी से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे और भी कई कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनका इलाज जो है वो लंबे समय से चल रहा था। लेकिन स्वास्थ्य में साथ के साथ सुधार भी हो रहा था और सुधार के बाद वो अपने घर तक भी आ गए थे। रेगुलर रूटीन में वापसी हो रही थी। लेकिन अचानक से इस तरीके से तबीयत बिगड़ना, ये हैरान करने वाली बात है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जो है वो अस्पताल की तरफ से, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद भी आएगी और उसके बाद परिवार की तरफ से भी जानकारी जो है वो किन किन समस्याओं के कारण उनका इलाज जो है वो लंबे समय से चल रहा था, ये जानकारी सामने आगे चलकर आ सकती है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि सुबह जब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो इस बात का भी मौका नहीं मिला कि वो अस्पताल तक पहुंच पाएं। और अस्पताल यहाँ से अगर हम बात करें तो मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर, और सुबह में ट्रैफिक का भी ना होना, यानी कि बहुत ही जल्दी उनको तत्काल अस्पताल लेकर जाया गया। लेकिन इतना भी मौका डॉक्टरों को नहीं मिला कि वो इलाज कर सके। इस वक्त हम प्रतीक यादव के आवास पर ही मौजूद हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मियों के अलावा यहाँ पर कोई आपको दिखाई नहीं देगा। इसी घर में प्रतीक यादव अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे और आप काफ़ी समय से यहीं पर रह रहे थे। और यहाँ से तमाम जो चीज़ें, अस्पताल की बात करें, आप पूरा हार्ट ऑफ द सिटी में ये जगह है तो तमाम चीज़ें नज़दीक है। यानी कि समय से उनको बिल्कुल अस्पताल, यहाँ से उनके जो स्टाफ मेंबर्स थे वो उनका लेकर गए, लेकिन उसके बावजूद इनकी जान बचाई नहीं जा सकी। तो कॉम्प्लिकेशंस तो स्वास्थ्य संबंधित उनके अंदर थी, उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद आखिर असल कारण जो है वो क्या रहे, ये अभी बिल्कुल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा कि जो असल वजह है उनकी मृत्यु की वो भी सामने आए। नजर आप बनाए रखिए। और देखिए, प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति और शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। ये संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रतीक यादव को लेकर, उनके परिवार को लेकर।